नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। जैसे जैसे दिल्ली में चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है, इंडिया न्यूज आपको बारी बारी से दिल्ली की अलग अलग सीटों पर वहां की जनता के मुद्दों से रूबरू करा रहा है। आज इस कड़ी में हम आपको दिल्ली की 5 अलग अलग सीटों पर लेकर चल रहे हैं। संगम विहार, रोहतास नगर, सीमापुरी, गांधीनगर और बिजवासन का सीधा सर्वे आप देखेंगे। जनता क्या चाहती है, वो किसे वोट करने वाली है और क्यों करने वाली है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि 2013 के विधानसभा चुनावों में इन सीटों का क्या रहा हाल। चुनाव की तारीख पास आ रही है और दिल्ली का चुनावी पारा गर्म हो रहा है। और इसी सियासी गर्मी के बीच क्या बोले दिल्ली की टीम आज आ पहुंची है संगम विहार, रोहतास नगर, सीमापुरी, गांधीनगर, बिजवासन सीट पर। यहां प्रॉक्सी बैलेट में दर्ज हुए हैं लोगों के मन के मुद्दे, नेता और दल। लेकिन सर्वे के नतीजों से पहले बात 2013 के परिणामों की। 2013 में संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया ने बीजेपी के शिवशरण लाल गुप्ता को 777 वोटों से हराया। रोहतास नगर सीट पर बीजेपी के जितेंद्र कुमार ने आम आदमी पार्टी के मुकेश हुड्डा को 14,943 वोटों से पछाड़ा। सीमापुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वीर सिंह ढेंगन को 11,976 वोटों से मात दी। गांधीनगर सीट से कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जीते। लवली ने बीजेपी के रमेश चंद्र जैन को 16,961 वोटों से शिकस्त दी। और बिजवासन सीट से बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा जीते। सत्यप्रकाश राणा ने आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत को 2,414 वोटों से हराया। लेकिन अब इन्हीं सीटों पर वक्त के साथ साथ लोगों का मिजाज भी बदल चुका है। और क्या है वो मिजाज, चुनाव को लेकर क्या है 2015 में जनता का सबसे ताजा मूड, जवाब बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि 2013 में जो चुनाव हुआ था उसमें इन 5 सीटों पर क्या हाल था, कौन सी पार्टी आगे थी। और जैसा कि आपने देखा 2 जगह पर आम आदमी पार्टी जीत कर आई, 1 जगह पर कांग्रेस ने बाजी मारी और बाकी की जो बची हुई 2 जगह है वहां पर बीजेपी ने बाजी मारी। अब इस साल का सर्वे क्या कहता है, हमारा सबसे पहला सवाल क्या है, हम इन 5 इलाकों के लोगों से हमने जो पहला सवाल पूछा, आइए वो देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। हमारा पहला सवाल इन 5 इलाकों के लोगों से था। सबसे पहले संगम विहार के लोगों का सर्वे देखिए। दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो संगम विहार की जनता कहती है 49% जनता, और अरविंद केजरीवाल भी 49%, 49 का बहुत इस्तेमाल करते हैं, 49 दिन की सरकार, 49% भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानती है संगम विहार की जनता। बिजली को 18%, उसके बाद महंगाई का मुद्दा आता है इनके लिए, 10% के लिए सुरक्षा और 8% के लिए पानी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 49%। बिजवासन की जनता की अगर बात करें तो यहां भी 45% के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, 24% के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी जो है वो बड़ा मसला है, 13% के लिए पानी, 10% के लिए महंगाई और 8% के लिए बिजली। गांधीनगर जो कि पिछली बार कांग्रेस के पास गया था, अरविंदर सिंह लवली यहां से जीते थे, यहां भी 46% जनता को भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का लगता है। 24% को महंगाई बड़ा मुद्दा लगती है, 15% को बिजली, 12% को सुरक्षा, 3% को केवल पानी। 46% गांधीनगर की जनता को भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा लगता है। रोहतास नगर की बात करें तो रोहतास नगर में भी 35% भ्रष्टाचार, 23% सुरक्षा, 18% महंगाई, 20% को बिजली बड़ा मुद्दा लगती है यहां पर और 4% को पानी। और अगर देखें सीमापुरी का नजारा तो 53% भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में दिल्ली में मानती है। 30% महंगाई, 13% बिजली, 4% को सुरक्षा बड़ा मुद्दा लगती है, लेकिन 53% भ्रष्टाचार। और एक कॉमन फैक्टर जो हमने इन 5 इलाकों में इस सवाल के जवाब में देखा वो था कि भ्रष्टाचार इन 5 इलाकों की जनता के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये क्या दर्शाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, इस पर बहस करते हैं, इस पर बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनुज गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में। अनुज जी, सब इन 5 इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा मायने रखता है, ये क्या संकेत देता है?
ये संकेत तो यही देता है कि वो इस समस्या से सबसे अधिक त्रस्त हैं। और त्रस्त क्यों है ये समझना भी बहुत जरूरी है। जो गांधीनगर वाला क्षेत्र है वो एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट रेडीमेड गारमेंट्स की मानी जाती है। वहां पे स्टिचिंग भी होती है और व्यापार भी होता है। और ये पांचों इलाके ऐसे हैं जहां पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस भी बहुत ज्यादा होते रहे हैं हमेशा। कॉलोनियां बहुत ज्यादा हैं इस तरह की। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जब आप मकान बनाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर पुलिस का हस्तक्षेप कहीं न कहीं होता है और वो फिर ले दे के सुलटता है। और आमतौर पर इसी तरह के कारण अधिक भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा है, ये सुनने को मिलता है। दूसरा जिन क्षेत्रों में गरीब तबका अधिक रहता है वहां वो पुलिस की जाति का शिकार भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो बाहरी दिल्ली के जो बाकी क्षेत्र चारों जो हैं वहां पर वो दिक्कत अधिक आती है। जो पढ़ा लिखा या मैं कहूं कि सरकारी कर्मचारियों वाला क्षेत्र है वहां वो वाली दिक्कत आपको कम आएगी। वहां महंगाई या दूसरे विषय दूसरे होंगे। तो इसलिए आज हम जिन क्षेत्रों को देख रहे हैं वहां भ्रष्टाचार, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शायद केवल दिल्ली पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनके भ्रष्टाचार से वो अधिक परेशान होंगे। उनमें बहुत यानी गांधीनगर को छोड़ करके बाकी चारों इलाकों में ये कहने वाले कम होंगे कि आयकर विभाग के साथ, लेकिन गांधीनगर की जनता ने भी भ्रष्टाचार को सबसे बिल्कुल, क्योंकि वो तो एशिया की सबसे बड़ी जब होलसेल मंडी है यानी रेडीमेड गारमेंट्स की, तो वहां तो भ्रष्टाचार का पनपना स्वाभाविक है। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए गांधीनगर का 80% कारोबार जो है ब्लैक में होता है। तो आयकर विभाग के साथ साथ जो वैट डिपार्टमेंट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट वहां कहीं न कहीं आ जाएगा। जो भ्रष्टाचार है वो पूरा का पूरा, आप ये मत मान के चलिए कि जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के हम शिकार हैं वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। वो खुद भी गलत काम कर रहे हैं और उस गलत काम को बनाए रखने के लिए वो बेसिकली इन इलाकों में करप्शन का अच्छा खासा स्कोप है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। रास बिहारी जी, मुझे लगता है कि जैसे संगम बिहार की बात कर रहे हैं वहाँ पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सर्वे में पानी को केवल 8% दिखा रहे हैं। जहां तक बात कर रहे हैं कि चुनाव में बड़े मुद्दे हैं कि गुड गवर्नेंस का नारा चल रहा है, भ्रष्टाचार की बात चल रही है, महंगाई की बात चल रही है, दूसरे रिफॉर्म सुधारों की बात चल रही है, पर मुझे लगता है कि ले दे के जो सारी पार्टियां काम कर रही है ना, कि हम केजरीवाल का वादा है कि हम आपको मुफ्त पानी देंगे, हम आपको आधे दाम पे बिजली देंगे, उसी तरह की बात बीजेपी कर रही है, उसी तरह की बात अब कांग्रेस करने वो लगी है। ये मुद्दे मुझे लगता है कि चुनाव में हम वादे, मंच से जो वादे करते हैं या घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार पे रोक लगा देंगे, भ्रष्टाचार को काबू कर लेंगे, महंगाई पर रोक लगा देंगे, जनता को हम सुविधाएं देंगे, ऐसे नारे, बड़े बड़े नारे तो बहुत चलते हैं। लेकिन जब चुनाव में आखिर आते आते तक बात बिजली, पानी, सड़क, सफाई तक पहुंच जाती है, यानी स्थानीय मुद्दे बहुत बड़ी बातें बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो चुनाव प्रचार में, जो लोकल लेवल पे चुनाव प्रचार चल रहा है, जो बड़े नेता बात करते हैं वो तो बात करते हैं, मान लो नरेंद्र मोदी बात करेंगे, भ्रष्टाचार रोकने की बात करेंगे, वो बेरोजगारी खत्म करने की बात करेंगे, लेकिन जब मोहल्ला, जैसे मोहल्ले स्तर पर बातचीत होती है या जो जिला स्तर के नेता बात करने जाते हैं, वो बेसिक सवाल पे ही बात करने लगते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल हम देख लेते हैं कि इन इलाके के लोगों से हमारा अगला सवाल क्या था। हमारा अगला सवाल था, दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, यानी आपकी वोट देने का आधार क्या होगा। संगम बिहार की 75% जनता कहती है कि हम पार्टी देखकर वोट डालेंगे, 15% उम्मीदवार को आधार मानते हैं, 8% मुद्दे पे जाएंगे और 2% सिर्फ जाति धर्म, 75% पार्टी को आधार मानकर वोट डालने के पक्ष में है। विजवासन में भी 55% जनता पार्टी की बात कर रही है, 28% उम्मीदवार को तरजीह देती है, 13% मुद्दे की बात कर रही है और 4% जाति धर्म की बात कर रही है। अगला इलाका क्या सोचता है देखें। गांधीनगर में भी 48% पार्टी की बात कर रहे हैं, 39% उम्मीदवार, यानी इनके लिए भी पार्टी ज्यादा अहमियत रखती है, उम्मीदवार उसके बाद आता है, 12% मुद्दा और 1% जाति धर्म। हालांकि यहाँ पार्टी और उम्मीदवार में ज्यादा परसेंटेज का फर्क नहीं है। रोहतास नगर में 52% जनता पार्टी को आधार मानकर वोट देने के पक्ष में है, 27% उम्मीदवार को देखेगी, 20% मुद्दे को परखेगी और 1% के लिए जाति धर्म आधार है। सीमापुरी की बात करें, यहाँ पर 36% लोग उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, 32% पार्टी, ज्यादा अंतर नहीं यहाँ भी दोनों चीजों में, 25% के लिए मुद्दा मायने रखता है, 7% के लिए जाति धर्म। अब इस सवाल पर अगर मैं आऊं, रास बिहारी जी पहले आपके पास आती हूँ, इस सवाल पर
अधिकांश लोग पार्टी की बात कर रहे हैं, सीमापुरी को छोड़ के, जिनके लिए उम्मीदवार ज्यादा मायने रखता है, लेकिन कमोबेश सभी इलाकों में उम्मीदवार पार्टी पहले नंबर पे और उम्मीदवार दूसरा आधार है, और दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। मुझे लगता है जैसे सीमापुरी की बात कर रहे हैं हम, कि सीमापुरी में क्योंकि वीर सिंह दिगान कांग्रेस से 3 बार रहे, और मुझे लगता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि वहां आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट भी बदला है, पहले जो धर्मेंद्र कोहली था उसको बदल के किसी और को वोट उम्मीदवार बनाया है। मुझे लगता है वहां पर ले देके जो चुनाव होगा आखिर में, वो पार्टी मतलब पार्टी की बात करें तो बीजेपी की बात कर रहे हैं लोग, या फिर उम्मीदवार की बात करें तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर चुनाव जो ले दे के आखिर में जो है ना, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रहने वाला ये भी वही, तो यही एक स्थिति पर बता रहे हैं कि बराबर स्थिति। आप भी अनुज जी यही मानते हैं कि पार्टी की बात करें तो बीजेपी की, और उम्मीदवार है तो आम आदमी पार्टी। जो मुद्दे हैं उनको कौन सी पार्टियां उठा रही हैं, उसको देखते हुए बोल रहे हैं पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे। देखिए, जिन 5 सीटों को आज हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से संगम विहार और सीमापुरी, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो जहां दोनों पर आम आदमी पार्टी के न केवल विधायक चुने गए, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी यहां पर आम आदमी पार्टी को ही बढ़त मिली। पूरी दिल्ली में केवल 4 ऐसे विधायक थे आम आदमी पार्टी के, जिनके क्षेत्रों में 28 में से 4, यानी उसमें केजरीवाल भी नहीं थे, जिन 4 विधायकों के क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को लोकसभा में भी लीड मिली। ये दोनों उनके जरा मजबूत गढ़ माने जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो बाकी 2 क्षेत्र हैं, यानी रोहतास नगर और बिजवासन, उन दोनों जगह बीजेपी दोनों चुनाव में जीती, और गांधीनगर में वो लीड लेकर के गई लोकसभा चुनाव में। ये पार्टीगत जो मामला है, वो जो कह रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे किसी क्षेत्र में 55% लोग बोले कि हम पार्टी के साथ हैं, वो तो किसी एक पार्टी के नहीं, उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं जिसके लिए वो ऐसा कह रहे हैं। एक मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी बात से संगम बिहार की बात से बताता हूं मैं। संगम बिहार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर SCL गुप्ता हारते हैं 500 और 600 वोटों से, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये बढ़त आम आदमी पार्टी ले आती है 10,000 से ज्यादा। तो बड़ी चौंकाने वाली बात संगम बिहार की, क्योंकि संगम बिहार अनऑथराइज कॉलोनी वाला एरिया है। बिल्कुल, और यही मूड जो है ना, और दूसरी जो और भी अनऑथराइज, बीजेपी ने भी अपने वोट बढ़ाए वहां पर, लेकिन कांग्रेस के वोट जो आम आदमी पार्टी को चले गए, उसके कारण से वो लीड बढ़ गया एकदम से वहां पे। और हो सकता है कि वो लीड फिर से विधानसभा चुनाव में, यदि वो कांग्रेस के वोट आम आदमी को ट्रांसफर हो रहे होंगे, जैसा कि लोग पहले से अंदाज लगा रहे हैं, सर्वे बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया था हाल में कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों वाले इलाके में, तो उसमें तो बीजेपी ये क्लेम करती, दावा करती है कि वहां पे सब जगह हमारा होल्ड है। वो सीटें तो हमारे पास आ ही रही हैं। बिल्कुल, तो अब आप जब आगे दिखाएंगे शायद तो उसका अंदाज लगेगा। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या था? तीसरा सवाल, और अगला सवाल इन इलाकों के लोगों से हमारा था कि दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी? संगम बिहार की 64% जनता मानती है कि मोदी की लहर चलने वाली है, 36% को लगता है कि नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं रहने वाला है। अगली जगह बिजवासन में भी 50-50% है, आधी जनता कहती है हाँ और आधी कहती है कि नहीं, मोदी की कोई लहर नहीं है। गांधीनगर में 64% कहती है कि नहीं, मोदी की लहर नहीं है, और 36% हाँ, क्योंकि ये कांग्रेस का इलाका रहा है तो ये हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है यहाँ पर। रोहतास नगर में 67% जनता हाँ बोलती है, 33% बोलती है नहीं, और सीमापुरी में 68% नहीं और 32% हाँ। ये सवाल का जवाब भी जो पार्टियों ने यहाँ पर अपनी अपनी पैठ बनाई है, उसी का इफेक्ट, उसी का असर हमें दिख रहा है। क्यों राज बिहारी जी मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे गांधीनगर की बात करें हम, गांधीनगर में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है, और कांग्रेस पिछली बार, कांग्रेस जो है लगातार 4 बार, लवली 4 बार वहां से विधायक रहे। बिल्कुल, उन्हीं की सीट है। इस बार वो चुनाव में नहीं है। चुनाव में नहीं है, उनके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन यह है कि वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी ने वहां पर मजबूत कैंडिडेट दिया है, लेकिन सर्वे के हिसाब से देखें तो अब मोदी लहर नहीं चल रही है। इसी में नहीं है, चुनाव में नहीं है, उनके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन यह है कि वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी ने वहां पर मजबूत कैंडिडेट दिया है, लेकिन सर्वे के हिसाब से देखें तो अब मोदी लहर नहीं चल रही है। इसी हिसाब से अगर हम सीमापुरी की बात करें, सीमापुरी में भी केवल एक बार बीजेपी जीती है 93 में, उसके बाद बीजेपी हमेशा हारती रही है। वहां से वीर सिंह दिगान 3 बार रहे, 5वीं बार वो चुनाव, चौथी बार वो चुनाव, मतलब पहली बार भी हारे थे और इस बार भी वो चुनाव हारे पिछली बार। वहां आम आदमी पार्टी का बड़ा अभी दबदबा बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मोदी लहर नहीं चलने की बात कही जा रही है।
लेकिन जैसे सबसे चौंकाने वाली बात है बीज भाषण कि बीज भाषण में जो है पिछले 2 बार से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है और विधान और लोकसभा में भी बीज भाषण में बीजेपी बहुत आगे रही है और यहाँ लेकिन यहाँ पर 50% ये दिखा रहा है कि वहाँ पर लड़ाई बहुत कांटे की लड़ाई है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर जो जैसे कहा जा रहा है कि पार्टी का मुद्दा चल सकता है, अगर पार्टी का मुद्दा चल सकता है तो माना जाएगा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी पे से कोई बाजी मार सकता है। लेकिन वहां पर जो खड़े हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हैं विजय लोचब, वो वहां बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं कि वो चुनाव हारने के बाद में भी वो लोगों से उनका मिलना जुलना रहा है, बड़ा उनकी यारी दोस्ती रही है। लेकिन मुझे लगता है इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी की लड़ाई में, क्योंकि जो कहरावत खड़े हुए हैं आम आदमी से, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है ना, उन्होंने इस क्षेत्र की जैसे संगम बिहार से, देवली से, अम्बेडकर नगर से उन्होंने यहाँ से बढ़त हासिल की। तो मेरा मानना है कि इस बार चुनाव यहाँ बड़े कांटे की टक्कर है। मोदी लहर चलेगी नहीं चलेगी, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है बीज भाषण को हम बना सकते हैं इन 500 सीटों में। बिल्कुल। और गांधीनगर की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि गांधीनगर में चुनाव इस बार दूसरा रुख लेने की संभावना है कि यहाँ पर लवली नहीं है वहां पे। यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस जो हमेशा लीड करती रही है, हो सकता है इस बार 30 नंबर पर ना आ जाए, क्योंकि लवली नहीं है। ठीक है। अनुज जी, मैं इन 5 सीटों के चुनावों को एक अलग नजरिए से देखना चाहता हूं। पूरी दिल्ली में 30 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सेकंड और थर्ड रहने वाली पार्टियों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। इन 30 विधायकों के खिलाफ एकदम नए उम्मीदवार इस बार मैदान में आए हुए हैं। ऐसे में गांधीनगर शायद एकमात्र सीट होगी जहां तीसरे नंबर का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का अनिल वाजपेयी, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, वो स्थिर हैं। ऊपर के दोनों जो फर्स्ट और सेकंड वाली पार्टियां थी, उनके उम्मीदवार बदल गए वहां पर। तो आपको नहीं लगता ये बड़ा रोचक है जो अरविंदर सिंह लवली ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो ये इससे नुकसान ही कांग्रेस को भुगतना पड़ा? देखना होगा कि लवली अपनी साख बचाए रखने के लिए, क्योंकि उनके पास जो पद है पार्टी का उसको बचाना होगा, इसके लिए उनको वो वहां से चुनाव जितवाना होगा कांग्रेस को। तो वो अपनी साख बचाए रखने के लिए कितनी मेहनत जमीन पर करते हैं और वोटिंग के 1-2 दिन पहले उसका ज्यादा अंदाज लग पाएगा। इसलिए उनकी साख चूंकि वहां दांव पर होगी, इसलिए कह नहीं सकते कि कांग्रेस वहां वास्तव में दूसरे या तीसरे स्थान पर चली जाए। मैं एक चीज में जोड़ता हूँ खासतौर पर गांधीनगर के मामले में। गांधीनगर में 1993 में बीजेपी जीतती है, उसके बाद में, और उनके फादर जो लवली के पिताजी हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस वक्त, उसके बाद लवली लगातार जीतते हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो बीजेपी के जितने भी, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे, शीला दीक्षित समेत, अरविंदर सिंह लवली हो, चाहे डॉक्टर अशोक बालिया हो, चाहे राजकुमार चौहान हो, इन सबके खिलाफ बीजेपी की तरफ से बड़े कमजोर कैंडिडेट उतारते रहे बीजेपी। कभी खासतौर पे अगर हम लवली की बात करें तो ये कहा जा रहा है, बीजेपी खुद ही नेता बोलते थे कि पता नहीं लवली के क्या बीजेपी में मिली भगत है, हमेशा उनके खिलाफ कोई कमजोर कैंडिडेट उतारते रहे। इस बार बीजेपी ने वहां के जितेंद्र सिंह जो वहां से पार्षद हैं उसी एरिया से, उनको टिकट दिया और वो वहां बड़े उनको बड़ा पॉपुलर नेता माना जाता है। या तो हो सकता है इस कारण लवली ने चुनाव भी लड़ा, और अपने जो खास आदमी थे सुरेंद्र कुमार शर्मा, जो वहां उनकी पत्नी वहां से पार्षद अंजना शर्मा, उसी एरिया से, उनको टिकट वो दिला दिया। इसी तरह हम देखें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने बहुत कमजोर कैंडिडेट उतारे। तो अगर ये फैक्टर है तो ये तो बड़ा दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है? चौथा सवाल, इन 5 इलाकों के लोगों से इस सर्वे में हमने क्या किया वो था, दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? संगम विहार की 63% जनता कहती है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए और 36% आप की सरकार चाहती है। बिजवासन 50% बीजेपी, 49% आप। वही रास बिहारी जी जो आप कह रहे थे, जबरदस्त कांटे की टक्कर। मैंने कहा ना बीजेपी थोड़ा आगे हो सकती है लड़ाई में। बिल्कुल कांटे की टक्कर वही दिख रही है। अगला गांधीनगर की बात करें, 63% आम आदमी पार्टी, 35% बीजेपी, यानी कांग्रेस का नुकसान, आम आदमी पार्टी का फायदा होता दिख रहा है यहाँ पर। रोहतास नगर में 67% जनता पर बीजेपी की सरकार चाहती है, 30% आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस कहीं भी किसी भी इलाके में खाते में नहीं है, इसलिए मैं उसे अभी परसेंटेज नहीं बता रही आप, लेकिन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीमापुरी में आम आदमी पार्टी 63%, 25% बीजेपी, 12% महज कांग्रेस, 63% आम आदमी पार्टी। और सीमापुरी का तो ये जस्टिफाइड है क्योंकि वहां पर उनका अच्छा खासा होल्ड है और पिछली बार भी वही जीते थे। लेकिन अनुज जी, ये तस्वीर पर आपका क्या कहना है? देखिए, रोहतास नगर जो सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी का वहां ग्राफ काफी बड़ा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इसी तरफ संकेत देते। जिन 5 सीटों को आज हम देख रहे हैं उनमें बीजेपी को 34,000 वोटों की लीड
और मनोज तिवारी ने यहाँ 68,000 वोट लिए थे। इन 5 सीटों में सबसे अधिक बीजेपी को वोट यही मिले थे, इसलिए वो उसकी मजबूततम सीट है। और दूसरी उसकी मजबूत सीट बिजवासन में लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट वाली है, क्योंकि जब सहरावत साहब विधानसभा चुनाव लड़े तो 2,500 वोटों से करीब हार गए, और लोकसभा चुनाव में भी वो जब उम्मीदवार थे अपने विधानसभा क्षेत्र में वो 4,000 वोटों से, माने 4,000 वोट उनके घटे, 33,000 विधानसभा में मिले, 29,000 लोकसभा में मिले, लेकिन उन्होंने पकड़ के रखा अपने वोटों को। कांग्रेस के वोट बीजेपी को अधिक शिफ्ट हो गए, इस कारण से लीड जो है वो करीब 30,000 वोटों की वहां बन गई। ये 2 सीटें मुझे लगता है एक तरफ जा सकती हैं, और सीमापुरी और संगम विहार यदि अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों वाले मुद्दे के बावजूद बीजेपी को कोई लाभ नहीं होता है तो वहां आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहना चाहिए। और गांधीनगर मुझे लगता है वो कांटे की टक्कर होगी, कौन किधर ले जाएगा शायद अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है जैसे आम आदमी, जैसे सीमापुरी सीट है, मुझे लग रहा है कि ये तो पूरी तरह से हम अभी भी कह सकते हैं कि आपकी तरफ जाएगी। जहां तक गांधीनगर वाली सीट है, ये सर्वे के नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस वहां 30 नंबर पे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है। और ये एक, क्योंकि गांधीनगर जो है ये पूरे दिल्ली का मूड बता रही है कि कांग्रेस जितनी कमजोर होती जा रही है आप उतनी ही ऊपर होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये जो है ना, ये क्योंकि गांधीनगर का हम उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि इन सब में सिर्फ गांधीनगर में ही कांग्रेस की ये, अगर ये दिल्ली का मूड है, अगर ये दिल्ली का मूड मान के चले इसको, तो मुझे लगता है कि अगर जहां कांग्रेस कमजोर होती जा रही है वहां आम आदमी पार्टी गेन कर रही है। और जो बीजेपी के लिए और यही सीट है जहां वो आम आदमी पार्टी की पिछले बार जमानत जब्त हुई थी, और वहां यदि वो जीतने जा रही है तो इसी तरह से हम संगम बिहार की बात करें, संगम बिहार में जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीछे रहती है, और वहां पे जो वो सर्वे है, दोनों सर्वे बीजेपी वोट किसको देंगे और किसकी मोदी की लहर चल रही है, उसमें संगम बिहार का रिजल्ट लगभग एक जैसा है, और बिजवासन में सिर्फ 2% का, 1% का है, 50-49। मुझे लगता है कि वहां कांटे टक्कर रहेगी। गांधीनगर का रिजल्ट जरूर चौंकाने वाला रहेगा, और ये मुझे लगता है कि दिल्ली का, जैसे एक चावल निकाल के देखते हैं हम, कि यहाँ पर कांग्रेस अगर बहुत कमजोर हुई तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप